नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साहित्य और सृजन की दुनिया के इस YouTube चैनल में, जो आप ही का चैनल है और आप ही के लिए मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करती हूँ। दरअसल आज की ये वीडियो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, यानी शोध से संबंधित आज की ये वीडियो रहेगी। गाइज, आप लोगों के बहुत मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि मैम शोध पत्र, दरअसल एक जो प्रारंभिक कह सकते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं, शोध करना चाह रहे हैं, इच्छा रखते हैं शोध करने की, लेकिन उनको एक सही मार्ग नहीं मिल पाता। दरअसल वो ये जानते हैं कि हाँ शोध पत्र लिखना है, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस शोध पत्र को लिखने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जब हम किसी किताब का सहारा लेते हैं और उसमें हम छानबीन करके देखते हैं कि शोध पत्र कैसे लिखा जाएगा या शोध पत्र क्या है, तब हमारे सामने जो भाषा शैली होती है वो इतनी अधिक जटिल होती है, इतनी अधिक कहा जाए तो इतनी अधिक भारी भरकम सी होती है कि हम उन चीज़ों को उस ढंग से, स्पष्ट ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो ये शोध पत्र से संबंधित आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो शोध करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी शोध की को सही से पहचाना नहीं है। दरअसल शोध कोई आसान काम नहीं है, है ना। शोध करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ डरा नहीं रही हूँ, आपको बहुत आसान आसान चीज़ें ऐसी बता रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। पहले तो हम कुछ समस्याएं देखेंगे, दरअसल आपके सामने समस्याएं क्या आती हैं, कुछ सवाल जो मैंने अपने आप से यहाँ तलाश किए और आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। यहाँ पर वो सवाल हम देखेंगे कि दरअसल आप लोगों के मन में सवाल उठते क्या हैं। जब हम एक शोध पत्र लेखन करने जा रहे हैं तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं हैं क्या जो हमें परेशान करती हैं, और उनका समाधान कैसे हो, और हम एक सही शोध पत्र कैसे लिख पाएँ। इससे संबंधित मेरी एक वीडियो पहले भी मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं यहाँ सब्सक्रिप्शन में दे दूँगी, और उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ अभी कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ पूर्णता जो है हर चीज़ में नहीं हो पाती, तो वहाँ भी कुछ मुझे लगा कि हाँ और कुछ समस्याएं जो हैं आप लोगों के सामने जो आती हैं, आज उन पर सीधा सीधा सी बात करते हैं और बिल्कुल आसान वाली भाषा शैली में बात करते हैं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं उलझाऊंगी और ना कोई भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करूंगी। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो दरअसल शोध पत्र एमए में जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं उनके यहाँ भी कुछ शोध पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, तो एक शोध पत्र में और एक आलेख में थोड़ा सा अंतर होता है। दरअसल एक लेख जो होता है उसमें हमें संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं देनी होती, लेकिन एक शोध पत्र को बहुत ही तर्कसंगत ढंग से लिखा जाता है और वहाँ पर हमें संदर्भ ग्रंथ सूची भी देनी होती है, यानी हमने कहाँ से क्या कोटेशन ली। अब हम शुरू से शुरू करते हैं दरअसल अपनी इस वीडियो को। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। यदि शोध पत्र लेखन का आपका ये पहला अवसर है तो बेशक कुछ परेशान भी कर सकता है ना। मस्तिष्क में बहुत अच्छी तरह से संयोजित और एकाग्र करें, अपने दिमाग को एकदम एकाग्र कीजिएगा और खुद के लिए इस प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं आप, खुद से सोच करके समझ करके। तो एकाग्र करके सोचिएगा कि आप किस विषय में अपना काम करने की रुचि रखते हैं। शोध पत्र तो मतलब अपने आप तो नहीं लिखा जाएगा ना, उसको लिखने के लिए आपको किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी। ठीक है, तो आप इस पर एक प्रकार की योजना बना सकते हैं और ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि जो लेखन है वो व्यवहारिक रूप से खुद ब खुद जहन में उतरता चला जाए। यानी कि आपको एक ऐसा विषय लेना होगा जो आपको आसानी से इन चीज़ों को तक पहुंचा देगा, आपका जो रिजल्ट है वहां तक पहुंचाएगा। दरअसल कुछ समस्याएं जो आप लोगों के सामने आती हैं, उन समस्याओं पर हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कुछ सवाल हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो प्रारंभिक शोधार्थी हैं जिनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उनके लिए ये विशेषकर है। सबसे पहले तो ये समझना कि शोध पत्र है क्या, है ना। शोध यानी रिसर्च, है ना, रिसर्च पेपर इसको हम कहेंगे। रिसर्च यानी पुनः खोज करना, कोई एक ऐसा विषय जिस पर पहले काम हो भी चुका हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी वो काम पूरी तरह से नहीं हो पाया, तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं। इन शॉर्ट वे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ। जो हिंदी साहित्य के इतिहास हैं, देखिएगा पहले हमारे कुछ साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए,
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक इतिहास ग्रंथ आया, अभी तक इतिहास ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। कारण क्या है कि जो भी उस पर शोध करता है उसको लगता है कि इस इतिहास ग्रंथ में इस चीज़ की कमी है, मैं अपने इतिहास ग्रंथ को और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। तो उसे बनाने के लिए मुझे कुछ इसमें नई चीज़ जो इन्होंने नहीं ली है और मुझे पता है, मैं इस काम को करूँगा। ठीक है। आप लोग उदाहरण के तौर पर ये चीज़ें देखिएगा कि पहले जितने भी हमारे साहित्य इतिहास, प्रारंभिक साहित्य इतिहास लिखे गए हैं ना, द मॉडर्न लिखा गया है, कितने साहित्य इतिहास हैं, फिर उन साहित्य इतिहासों में कहीं ना कुछ कमी ज़रूर रह गई है ना। उनकी कुछ पद्धतियों के आधार पर नहीं लिखे गए, तो सारी जो भी पद्धतियाँ हैं उन पद्धतियों पर नहीं लिखे गए, तो जो एक विशेष पद्धतियों के किसी ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया है ना। तो इसी तरीके से जब शोध पत्र लिखे जाते हैं और उन शोध पत्रों में कोई कमी रह गई हो, है ना, ये जो शोध के हमारे ग्रंथ हैं उनमें कोई कमी रह गई साहित्य इतिहास ग्रंथों में, तो दूसरे ने फिर उस पर शोध अपना जो शोध किया और अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। तो इसी तरीके से शोध पत्र यानी रिसर्च, मैं आसान तरीके में आज से आपको समझा रही हूँ। एक पुनः किसी विषय पर अगर काम हो भी चुका उस पर, तो आप उसमें देखिएगा आप उसमें नया क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कमी रह गई। तो आपको पहले उस विषय को बहुत अच्छे से समझना होगा, जानना होगा, है ना। अब चीज़ आती है शोध पत्र दरअसल लिखा कैसे जाएगा। चलो शोध पत्र का विषय तो हमने देख लिया, अभी लिखा कैसे जाएगा, बहुत भारी काम है शोध पत्र लिखना। तो पहले तो थोड़ा सा लिखने की आदत होना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा सृजनात्मक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ही साहित्य और सृजन की दुनिया में मैं कोशिश करती हूँ कि एक तरफ साहित्य चले तो दूसरी तरफ थोड़ी सृजन भी होता रहे। सृजनशील मनुष्य की एक बहुत ही संवेदना से जोड़ने वाला विषय बन जाता है। तो शोध पत्र कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए हमें देखना होगा कि शोध पत्र के जो विषय से संबंधित चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, उसे लिखने के लिए हमें किन किन पैमानों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अभी इन पर आगे और मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगी। और हमें देखो एक सवाल समाज जो है परेशान, सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वह है विषय का चुनाव कैसे करें, है ना। विषय का चुनाव कैसे किया जाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अब हम किस विषय पर चुनाव करें, हमें तो आता ही नहीं विषय को चुनना। तो आप अपने आप को देखिएगा, आजमाइएगा कि आप किस में अपने आप को ईजी समझते हैं, आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग है ना। आगे इस पर वो डिटेल से बात करेंगे। कौन सा विषय आसान होगा, प्रारूप कैसे तैयार करें, चलिए विषय भी मिल गया। अब आसान कौन सा विषय है ये भी हमने जान लिया, अब प्रारूप कैसे तैयार किया जाए, इसका लेखन का सामग्री कहाँ से आएगी, संदर्भ ग्रंथ सूची में विवरण देना ज़रूरी है क्या, बिना संदर्भ ग्रंथ के क्या हम रिसर्च पेपर नहीं लिख सकते। तो इस तरीके के ये कुछ सवाल, ये मैंने आम सवाल लिए हैं, और सवाल भी आप लोगों के मन में आते होंगे या आएंगे, जो अभी नया काम करने जाएंगे उन लोगों के मन में आएंगे। तो अभी यहाँ कुछ आसान सवाल मैंने लिए हैं। अभी हम देखते हैं कि शोध पत्र भेजते समय, लिखते समय कुछ जो है बिंदु हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण ज़रूरी हो जाते हैं। अब वो शोध पत्र को बड़ी गंभीरता से हमें उन विषयों पर सोचना होगा। देखिए दरअसल जब हम किसी विषय का चयन करते हैं तो उस विषय को चुनते समय गंभीरता से उस विषय के बारे में हमें सोचना होगा, ठीक है, कि ये विषय क्या मेरे लिए अच्छा है ना। आप जिस विषय का चुनाव कर रहे हैं उस विषय पर पहले भी काम हो चुका है, तो यदि हाँ तो आप अपने शोध पत्र को उससे अधिक प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, तो ये एक सवाल आपके साथ होना चाहिए, ठीक। यानी अगर किसी ने स्त्री विमर्श पर कुछ लिखा है तो आप, स्त्री विमर्श पर तो बहुत सामग्री है, बहुत लोग लिख चुके, तो आप स्त्री विमर्श पर कुछ नया क्या कंटेंट लेकर के आएंगे, आप किस नई लेखिका को चुनने वाले हैं, आप किस नए साहित्यकार को लेने वाले हैं, है ना, जिन्होंने स्त्री विमर्श पर कुछ लिखा हो। ऐसे स्त्री विमर्श छोड़िए, किन्नर विमर्श आजकल नया विमर्श बना हुआ है, पुरुष विमर्श है, तो आप उस पर नया काम हो चुका है, आप उस पर पुनः काम करना चाह रहे हैं, तो उसको किस ढंग से करेंगे, है ना। उसके लिए आपको देखना होगा, चुनना होगा आप किस में कंफर्ट हैं, किस में आपकी रुचि है। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि आपको जब विषय लेना है तो विषय लेते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कोई ऐसा विषय ना लें कि जिसमें आपकी रुचि नहीं है। मान लीजिए आपको कथा साहित्य बहुत अधिक पसंद है, लेकिन कथा साहित्य की जगह आपने काव्य ले लिया और वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, है ना, तो ऐसे वाले विषय में आप लोग बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे। या जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको लगता है कि वो पोइट्री में कंफर्ट नहीं है, उनको एक नॉवल पढ़ना है या नॉवल में जाना है, तो जो चीज़ उनको आसान लग रही है, आपको नॉवल आसान लग रहे हैं आप नॉवल लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर और कोई विधा आसान लग रही है, आपको कथेतर आसान लग रहा है, तो आप कथेतर ले सकते हैं। तो इसी तरह से हर एक के सामने ये समस्याएं आती हैं, तो आपको अपनी रुचि का ज़रूर ध्यान रखना है कि जिसमें आप
मन लगा करके अच्छे ढंग से एंजॉय करके अपना रिसर्च पेपर लिख सकें। शोध पत्र की एक खासियत ये है कि शोध पत्र का जो विषय है वो मौलिक होना आवश्यक है, यानी आपने उस पर जो है ऐसा नहीं कि किसी का चुना चुनाया सा विषय आपने ले लिया है और उस पर ऑलरेडी जो है बहुत इतना ज़्यादा काम हो रखा है, अब आप उसमें देख रहे हैं कि आपने अपना मौलिक नहीं लिखा, किसी और से लिखवा लिया या कुछ और कहीं से आपने मैटर इसका ले लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शोध पत्र का जो विषय है वो आपका मौलिक विषय होना चाहिए, मौलिकता उसमें ज़रूरी है। और वैसे भी किसी पत्रिका में आजकल जब हम अपना कुछ आर्टिकल भेजते हैं, कोई रिसर्च पेपर भेजते हैं, तो वहाँ पर हमें अपनी मौलिकता का प्रमाण पत्र देना होता है कि हमने ये शोध पत्र किसी का चुराया नहीं है, यानी कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, तो इस ओरिजिनल आपका होना बहुत ज़रूरी है। शोध पत्र लिखने से के लिए आपका दृष्टिकोण दरअसल सृजनात्मक होना चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सृजनात्मकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप सृजनात्मकता आपके भीतर है और एक आलोचनात्मक आवश्यक होना चाहिए, आप आलोचना कर पाते हैं किसी चीज़ की। देखो, सृजनात्मक का अभिप्राय मेरा ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप संवेदनाओं से जुड़ पा रहे हैं, आप सृजन कर पा रहे हो। आप आपकी जब शैली तभी अच्छी होती है जब आप पढ़ रहे होते हैं। मान लीजिएगा आप बहुत विभिन्न प्रकार की कहानियों को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए हमारी भाषा शैली में अपने आप ही स्वतः ही सुधार आ जाता है और हमारी सृजनात्मक जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो लिखने के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए रिसर्च पेपर को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, यानी जो सामग्री होती है उसको ध्यान से खूब पढ़िएगा, कुछ नए नए रिसर्च पेपर लेके आइएगा। बहुत सारी इंटरनेशनल मैगजीन्स जो है आजकल, तो इंटरनेट पे बहुत चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस तरह का मटीरियल इकट्ठा कीजिए और उसको खूब पढ़िएगा, स्टडी कीजिए। लिखने से पहले आप पढ़िएगा और समझिएगा कि आप जिस विषय पर काम करना चाह रहे हैं आपका दृष्टिकोण कैसा है। क्या आप सृजन कर पाओगे? क्या आप अपने आप से सेंटेंस बना पाओगे? क्या आप पूरा वाक्य लिख पा रहे हैं? ठीक है, या आपका दृष्टिकोण आलोचनात्मक है? आलोचनात्मक का मतलब मेरा यह है कि जो भी विषय पर आप काम कर रहे हो उसमें आप कितने प्रभावशाली ढंग से, है ना, कितने प्रभावशाली ढंग से उसको लिख पा रहे हैं। उसके किसी भी विषय की आलोचना तब हो पाती है जब उसके आप पक्ष और उसके विपक्ष दोनों पर काम करते हैं। तो ये जो आलोचनात्मक पहलू है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका दृष्टिकोण सृजनात्मक होने के साथ साथ आलोचनात्मक भी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि लिखते समय जब हम शोध पत्र, मान लीजिए आपने लिखना शुरू कर दिया कोई शोध पत्र, तो उसमें एक इस चीज़ से ज़रूर बचिएगा, जो ये पुनः आवृत्ति हो जाती है ना, ये बार बार हम एक ही भाषा शैली में एक ही सेंटेंस को लिखते चले आ रहे हैं, तो पुनः आवृत्ति से बचना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाए भाई कि पुनः आवृत्ति से बच जाए? इसके लिए सबसे आसान आपका के लिए जो रहेगा वो यह रहेगा कि पुनः आवृत्ति से बचने के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पत्रिकाओं को खूब पढ़िएगा। देखिए, साहित्य पत्रिकाएं लाइएगा, साहित्यिक पत्रिकाओं में कथा कहानियाँ ये सब कुछ पढ़िएगा। साथ ही कुछ शोध पत्रिकाएं आप लोग अपने पास रखिएगा। शोध पत्रिकाओं में देखिएगा किसने रिसर्च पेपर कैसा लिखा है, तो उसकी भाषा शैली स्वतः ही आपके भीतर आ जाएगी। और जो ये पुनः आवृत्ति वाली चीज़ें, इससे आप बच पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि कई बारी हमें सेंटेंस नहीं आता, हम एक ही तरीके का सेंटेंस बनाते चले जाते हैं, एक ही तरह के सेंटेंस में हम आवृत्ति देते चले जाते हैं। तो ये पुनः आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यह हमारे जो शोध पत्र है उसको खराब करती है। एक और विशेष चीज़ कि एक विषय बात यह भी है कि आप जिस विषय को चुन रहे हैं उसके लिए आपने किसी प्रोफेसर आदि से सलाह ले लें, यानी, और या आपकी इससे जो आपकी राह है जो वो और आपकी अधिक आसान हो जाएगी। इसको मैं अपने शब्दों में शॉर्टली आप लोगों से बोलूँ तो ये कह सकते हैं कि आप किसी अच्छे प्रोफेसर से मिलिएगा। आप इंग्लिश का रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप सोशियोलॉजी का लिख रहे हैं, आप हिंदी का लिख रहे हैं, देखिएगा आपसे बड़े लेवल पर अगर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जान पाते हैं तो वो जो प्रोफेसरशिप में हैं, है ना, जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर हैं कॉलेज में, तो उन लोगों को पता है कि रिसर्च में क्या चल रहा है नया, है ना, या वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो कई बारी जब हम बहुत सारी समस्याओं में घिरे होते हैं, हमें समझ नहीं आता, तो वहाँ हमारी बहुत मदद हो जाती है। हालांकि बहुत हेजिटेशन भी होती है, बहुत परेशानी भी होती है कि आप एकदम से किसी से मिलेंगे तो कैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सज्जन व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जब आप कोशिश करेंगे, अपनी किसी यूनिवर्सिटी में जाइएगा, अपने कॉलेज में जाइएगा और आप प्रयास करेंगे किसी से बात करने का, तो आपका जो मार्ग है वो आसान हो जाएगा और आप आसानी से अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर तक तो शायद आपको किसी प्रोफेसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप शोध प्रबंध की तैयारी कर रहे होंगे तब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जब आप किसी एक पीएचडी की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पर आपको शोध लिखना होगा, तब आपको इस चीज़ की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल तो आप नॉर्मली अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो आप बहुत सारी पत्रिकाओं को पढ़ेंगे तो आपको ये मार्ग आसान हो जाएगा। देखिए, शोध प्रारंभ हो जाने पर शोध संबंधी जो हमें सामग्री है वो एकत्रित करनी होगी। जब हमने, मान लीजिए अब हमने सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर किया, अब हमने शोध करना आरंभ कर देना है, अपने मैटर पर, अपने विषय पर लिखना शुरू करना है। तो उसे प्रारंभ करने के लिए हमें शोध संबंधी जो सामग्री है पहले वो सारी हमें इकट्ठी करनी है अपने पास ले जाओ, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पुस्तकालय जाना। आप खाली अपने पास घर बैठे बैठे आप जो है शोध पत्र या मतलब लिखना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पुस्तकों की ज़रूरत पड़ेगी, सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आजकल नेट पर काफ़ी कुछ अवेलेबल है, कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पर आपको बहुत सारा मैटर मिल जाता है, लेकिन फिर भी पुस्तकों के बिना कुछ नहीं होता। तो पुस्तकालय जाकर के अपने विषय से संबंधित पुस्तकें आपको देखनी होंगी और वहाँ से आपको कुछ सामग्री लेनी होगी, एकत्रित करनी होगी, ठीक है। और ऑनलाइन भी बहुत आसानी से बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है, तो वो भी आप लोगों को देखनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ से जो भी चीज़ें ले रहे हैं, मान लीजिए आप पुस्तकालय से अपने विषय से संबंधित कोई पुस्तक ले रहे हैं और वहाँ आपके विषय से संबंधित आपको सामग्री मिल जाती है, तो आपको तभी, अगर आपने वो लाइन लिखी है, उस किताब से ली है कोई पंक्ति, उस पंक्ति के या तो नीचे ही लिख दीजिएगा, नहीं है तो अलग पेपर पे, मैंने आगे ये चीज़ दी हुई है कि अलग पेपर पे इसको मेंशन कीजिएगा कि ये उदाहरण आपने, ये उद्धरण आपने यहाँ से लिया है, इस पुस्तक से लिया है, इसके लेखक ये हैं, इस पृष्ठ संख्या से लिया है और इस पुस्तक का नाम ये, मतलब वो सारी डिटेल आप लिख लीजिएगा, तो वो आपको बहुत आसानी लगेगी। नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो जब भी आप किसी भी किताब से कोई कोटेशन कोड कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस देना वही संदर्भ सूची है और वो बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, लिखते समय जो पूरा परफेक्शन है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ये इसलिए लिख लिए कि हो सकता है मैं बातें करते हुए मैं ही भूल जाऊँ कि मुझे क्या चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, तो इसलिए यहाँ पर सामने आप लोगों के कुछ चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं। तो याद रखिएगा, लिखते समय पूरा परफेक्शन एक बार में नहीं आता। जब हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और सोचे कि हम पूरे परफेक्शन के साथ एक बार में लिखेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। हम रिसर्च पेपर लिखते जाते हैं और उसके बाद उसको पढ़ते हुए जब उसमें हमें कुछ सेंटेंस इधर उधर लगते हैं, हम उसमें करेक्शन कर लेते हैं। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा उदाहरण हो गए हैं तो हम उसमें से उदाहरण कम कर सकते हैं। तो ये करेक्शन करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, 11वां पॉइंट जो हमारा है, वही जो मैं आप लोगों से कह रही थी अभी अभी, कि उदाहरण या जो भी हो, आप नोट्स ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं, या फिर जो भी पंक्ति आपने ली हैं वो कहाँ से, किस पुस्तक से ली हैं, इसका रेफरेंस देना बहुत अधिक आवश्यक है, ठीक है। तो संदर्भ सूची में ये सब कुछ दिया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है, तो वही रेफरेंस के लिए आपको हाथों हाथ जो भी पंक्ति जहाँ से भी ले रहे हैं, जो भी कोड जहाँ से ले रहे हैं, उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी अगला हमारा पॉइंट है, विशेष पॉइंट, विशेष चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। दरअसल संदर्भ सूची का एक अलग पन्ना आप लोग बना लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है ना, बना लें और वहाँ पर आप लेखन का नाम लिखिएगा, लेखक का जो भी आपने ली है, और पृष्ठ संख्या लिखिएगा, जो भी पृष्ठ संख्या है, शीर्षक लिखिएगा कि विषय क्या है, और जो प्रकाशित किए मतलब किए जो सूचना है उस पर निशान लगाते चले जाइएगा। उस पेपर पर नोट करते चले जाइएगा कि पूरे मतलब इससे क्या होगा, पूरे मामले को आप उसी समय बहुत आसान कर देगा ये सारी चीज़ें, और संदर्भ ग्रंथ सूची भी आपके हाथों हाथ तैयार होती चली जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब वही बात है जो मैं ऊपर भी दोहरा चुकी हूँ। तो ये संदर्भ ग्रंथ से संबंधित, संदर्भ सूची से संबंधित विशेष बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसके बिना फिर शोध पत्र नहीं होता है। 13वां पॉइंट हमारा है फॉर्मेटिंग से संबंधित। फॉर्मेटिंग कुछ दिशा निर्देशों पर ध्यान रखना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दरअसल, कि शोध पत्र अधिकतम कितने शब्दों का होना चाहिए। देखिए, शोध पत्र कोई तो बोलता है कि 4000 से 5000 शब्दों तक का शोध पत्र होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये 2500 से मतलब 2500 तक भी अगर हैं तो हमारे चल जाएंगे, यानी 2500 शब्दों से लेकर के ये 4000 तक भी हो तो चल जाएगा। तो इस तरीके से 2500 से 4000 तक के शब्दों का हो
तो भी आप शोध पत्र आपका तैयार हो जाता है। और 150 शब्दों का सारांश भी, इसके लिए बहुत से लोग मांगते हैं कि 150 शब्दों का सारांश भी दीजिएगा, शॉर्ट में दीजिएगा कि आपने पूरे शोध पत्र में क्या लिखा है। अगला हमारा विशेष पॉइंट है, संदर्भ ग्रंथ सूची का उल्लेख अवश्य करें। देखिए जो वही बात जो मैं बार बार बोल रही हूँ, इसके लिए आपको लेखक का आपके लिए क्या ज़रूरी है, उपनाम होना लेखक का बहुत ज़रूरी है, मुख्य नाम होना लेखक का बहुत ज़रूरी है, पुस्तक का नाम होना बहुत ज़रूरी है, प्रकाशन का वर्ष होना ज़रूरी है, पृष्ठ संख्या का अंकित कर देना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास। हालांकि जिनको पता, जो शोध पत्र लिखने जाएंगे उनको ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। और दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि आप शोध पत्रिकाएं अपने पास लेकर के आइएगा। आप लोग कहेंगे तो मैं बहुत सारी शोध पत्रिकाओं से संबंधित वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर के आ सकती हूँ। वो आपके मैसेजेस मुझे बताएंगे आप लोग क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं रिसर्च मैगजीन्स और लिटरेरी मैगजीन्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, तो वो मैं आपको वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध करा सकती हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ उससे संबंधित। तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। और पत्रिका के संदर्भ में लेख का शीर्षक, पत्रिका का नाम, अंक और पृष्ठ क्रम का प्रकाशन भी होना चाहिए। आप किसी पत्रिका से अगर कोई संदर्भ ले रहे हैं तो उसके लिए लेख का जो शीर्षक है वो होना चाहिए। पत्रिका का नाम भी बहुत ज़रूरी है, अगर किसी पत्रिका से आप कोई रेफरेंस ले रहे हैं। कोई किस अंक में है, किस पृष्ठ क्रम पर है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। और एक विशेष चीज़ जो इसके फ़ॉन्ट से संबंधित है वो क्या है कि फ़ॉन्ट जो शोध पत्र है वो A4 साइज़ के कागज़ पर हो, कंप्यूटर से एक तरफ मुद्रित हो। जब आप कहीं पर अपना शोध पत्र प्रकाशित कराना चाह रहे हैं तो आपको ये सारे क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं कि आपका जो क्राइटेरिया, इसके अंतर्गत आपका शोध पत्र आपने लिखा है या नहीं। तो एक तो A4 साइज़ के कागज़ पर कंप्यूटर से मुद्रित हो, यानी कि टाइप हुआ हुआ हो। ठीक है। दूसरा जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हिंदी में कृतिदेव 10, हिंदी वालों के लिए कृतिदेव 10 माना जाता है। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका 12, बहुत से लोग 10 भी रख लेते हैं। हालांकि जो ये कॉमन वाला मैंने यहाँ पर दिखाया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांगते हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो टाइप होती है वो टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट साइज़ 10 में टाइप करवा करके भेजने की बात की जाती है। अधिकतर यही फ़ॉन्ट साइज़ और इसी तरीके का क्रम जो है वो मांगा जाता है। हालांकि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। यहाँ हिंदी के लिए तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से दिया है कि शोध का ये संदर्भ कैसे होता है, इंग्लिश का थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। प्राय जो शोध पत्रों का प्रकाशन है कुछ विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा करने और जांचने के बाद ही संभव हो पाता है। जो शोध पत्र है उनका प्रकाशन तभी हो पाता है जब कुछ विशेषज्ञ उसकी समीक्षा करते हैं, उसको जांचते हैं और उसके बाद आपका शोध पत्र शोध पत्रिका में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो गाइज़, मैंने कोशिश की है कि एक आसान तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये शोध संबंधी वीडियो बनाऊं, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अभी भी आपके कुछ सवाल अगर रह जाते हैं और आप चाहते हैं कि शोध से संबंधित और वीडियो आप लोगों को मिले और आप उससे संबंधित मुझे आप लोग बस कमेंट बॉक्स में थोड़े से प्रश्न, जो भी आपके क्वेश्चनिंग रह जाती है वो क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हैं। और दूसरा जो है, मैं यहाँ पर कुछ पत्रिकाओं को आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ या नहीं, वो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर प्लीज़ वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाती रहूँगी ऐसे ही शोध और साहित्य से संबंधित, और अपने विषय UGC नेट की तैयारी तो हमारी चल ही रही है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।